Hello students, welcome to Dronacharya IAS YouTube channel. This is Dr. Daman Benipal presenting you daily current affairs for 3rd January 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल के साथ जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कोटा से रिलेटेड है. सो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा के लिए 10% सीट्स को रिजर्व किया गया है इन द पब्लिक जॉब्स और टेकिंग एडमिशन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. तो एक तरह से 10% कोटा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया गया है. सो अगर हम बेसिक रिजर्वेशन की बात करें सो ऑलरेडी देर इज़ 50% रिजर्वेशन पॉलिसी जिसके अंदर शेड्यूल्ड कास्ट, SC, शेड्यूल्ड ट्राइब, STs या फिर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इंक्लूड होती हैं. लेकिन वो लोग जो कि इस 50% रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर नहीं आते जो कि हैं जनरल पीपल और लेकिन स्टिल दे आर द वीकर सेक्शन क्योंकि इकोनॉमिकली दे आर वेरी वीक, उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कोटा आया जिसके तहत 10% सीट्स को रिजर्व किया गया. तो ये अपने आप में एक पहली इकोनॉमिक रिजर्वेशन है फॉर द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन. तो इस इकोनॉमिक रिजर्वेशन के अंदर एक बड़ा क्राइटेरिया था कि वो लोग जिनकी एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख रुपीस से कम है वो किसके अंदर इंक्लूड होंगे. दे विल बी कवर्ड अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. तो इसी क्राइटेरिया को सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा कि उन्होंने किस मेथड को फॉलो करते हुए ये 8 लाख रुपीस का फिगर तय किया कि वो लोग जिनकी एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख से कम है वो EWS के अंदर काउंट होंगे. तो इसके पीछे की मेथड क्या है ना. यहाँ पे ये एक बड़ा फीचर इसलिए बनता है क्योंकि अगर हम OBC की बात करें, अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात करें तो वहाँ पे क्रीमी लेयर को हटाने के लिए जो अमाउंट रखी गई थी दैट वाज आल्सो 8 लाख रुपीस. तो इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्वेश्चन पूछा कि EWS के लिए भी आप 8 लाख को लेकर कैसे आए हैं, इसके पीछे की मेथड क्या है. इसी को फॉलो अप करते हुए अब गवर्नमेंट ने अपनी कमेटी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की है और कहा है कि इनकम एक बहुत ही फिजिबल क्राइटेरिया रहा है टू डिफाइन द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन द सोसाइटी और जिसके अंदर हमारे पास जो एनुअल इनकम है विच इज़ 8 लाख रुपीज़ ये एक रीज़नेबल थ्रेशोल्ड अमाउंट है जिससे कि हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं. नाउ आगे बढ़ने से पहले इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा को लेकर कुछ और जो पैरामीटर्स हैं उन्हें हम क्विकली क्लियर कर लेते हैं. सो 2019 में 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए एक रिजर्वेशन पॉलिसी लेकर आता है जिसके अंदर 10% कोटा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए पब्लिक जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर इंट्रोड्यूस होता है. ना इस चीज़ को अफेक्ट में लेकर आने के लिए आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 भी अमेंड होते हैं. आर्टिकल 15 अगर आपको याद होगा, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, इट टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और आर्टिकल 16 इट टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन इन जॉब्स. ना क्योंकि ये EWS कोटा इन दोनों ही चीज़ों के अंदर चेंजेस लेकर आ रहा था तो इसीलिए आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को अमेंड किया गया. इन दोनों ही आर्टिकल्स के अंदर एक नया क्लॉज ऐड किया गया और कहा गया कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन्स. तो ये एक नया क्लॉज यहाँ पे ऐड किया गया. एंड अगर आर्टिकल 15 की बात की जाए तो 10% जो सीट्स थी उनको रिजर्व किया गया फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. और अगर हम हमारे आर्टिकल 16 की बात करें, रिजर्वेशन इन जॉब्स की बात करें तो वहाँ पे भी 10% कोटा रिजर्व किया गया फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन. तो ये तो बात थी कि ये कोटा किस तरह से आया, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड क्या है. ना अगर हम आगे बढ़े हैं ना लेट्स टॉक हु कम अंडर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. कौन कौन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर इंक्लूड होता है.
इसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरियाज को स्पेसिफाई किया। तो पहली चीज़ तो हम याद रखेंगे कि ये कोटा उनके लिए है जो कि SC ST या फिर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के अंदर इंक्लूड नहीं होते। अगर सिंपल भाषा में कहें तो जनरल जो कैटेगरी है उसके लिए इस कोटा को इंट्रोड्यूस किया गया ना। क्योंकि ये इकोनॉमिक रिजर्वेशन है तो यहाँ पे हमें कुछ इकोनॉमिक क्राइटेरियाज भी मिलते हैं। तो सबसे बड़ा क्राइटेरिया तो ये है, वो लोग जिनकी एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख रुपीस से कम है वो किसके अंदर इंक्लूड होंगे, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो बड़ा क्राइटेरिया कौन सा है, द एनुअल फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 8 लाख। इसी के साथ साथ कुछ और क्राइटेरियाज भी इंक्लूड किए गए, जैसे कि उस पर्सन के पास 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होना चाहिए। अगर बेशक किसी पर्सन की एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, लेकिन साथ ही में अगर उनके पास एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं जो कि 5 एकड़ है, तो ऐसा पर्सन EWS की कैटेगरी में नहीं आएगा। देन उस पर्सन के पास रेजिडेंशियल प्लॉट जो है वो 1000 स्क्वायर फीट से कम का होना चाहिए। और अगर यही रेजिडेंशियल प्लॉट कोई किसी नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी में है तो इट शुड बी लेस देन 100 स्क्वायर यार्ड्स, नहीं तो वो पर्सन EWS कैटेगरी के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और अगर वो प्लॉट किसी अदर नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़ के अंदर है, किसी और एरियाज़ के अंदर है जो कि नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी के अंदर नहीं आता, देन इट शुड बी इवन लेस देन 200 स्क्वायर यार्ड्स। तो अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो स्पेशल कमेटी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुई है, उन्होंने ये कहा है कि जो 8 लाख रुपीस का जो कैप लगाया गया है, जो थ्रेशोल्ड सेट किया गया है, ये एक फिजिबल क्राइटेरिया है जिसके तहत हम इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एंड इट इज़ अ वेरी रीजनेबल थ्रेशोल्ड जो कि हमें इनेबल कर रहा है टू फाइंड दी वीकर सेक्शन इन दी सोसाइटी। और यहाँ पे एक क्लैरिटी भी दी गई है कि ऑल्दो क्रीमी लेयर जो OBC की है उसको डिटरमाइन करने के लिए भी 8 लाख का ही अमाउंट तय किया गया है और EWS के लिए भी, लेकिन डिफरेंस है। EWS के जो नॉर्म्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। वो पर्सन EWS के अंदर आता है जिसकी लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो एनुअल फैमिली इनकम थी वो लेस देन 8 लाख थी। लेकिन अगर हम OBC की बात करें तो OBC के अंदर जो एनुअल इनकम है वो 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर की तय की जाती है, जिसके बाद पर्सन को क्रीमी लेयर या फिर नॉन क्रीमी लेयर के अंदर डाला जाता है। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट्स के अंदर डिफरेंस है। अगर हम इस कमेटी की रिकमेंडेशंस की बात करें तो सबसे बड़ी रिकमेंडेशन ये है कि जो रेजिडेंशियल एसेट क्राइटेरिया था, जो अभी हमने डिस्कस किया कि इतने स्क्वायर फीट का रेजिडेंशियल प्लॉट अगर नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी में है या फिर अदर देन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी में है, तो ये सब जो पैरामीटर्स थे, तो ये कहा जा रहा है कि ये जो रेजिडेंशियल पैरामीटर्स थे दे कैन बी रिमूव्ड ऑल टुगेदर, वो सब के सब वहाँ से निकाल दिए जाएंगे। लेकिन जो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड वाला था कि द पर्सन शुड हैव लैंड लेस देन 5 एकर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम, वो अभी भी मेंटेन्ड रहेगा। यहाँ पे कमेटी ने ये भी कहा है कि ये जो नए क्राइटेरियाज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं ये इस साल के एडमिशन साइकिल के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं किए जाएंगे। इस साल के लिए 2019 की जो नोटिफिकेशन के अंदर इंस्ट्रक्शंस आई हैं वही फॉलो होंगी। अगर कोई चेंजेस आते हैं, न्यू पैरामीटर्स आते हैं, तो वो नेक्स्ट ईयर से फॉलो किए जाएंगे। इसके अलावा एक और आर्टिकल भी है आज के पेपर में जिसने ये बताया है कि ये जो 8 लाख इनकम क्राइटेरिया है ये बहुत ही स्मूथली इसने वर्क किया है टू एक्चुअली आइडेंटिफाई द पीपल विद इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, एंड जिसकी वजह से ये जो कोटा का जो बेनिफिट है वो सिर्फ और सिर्फ जो डिज़र्विंग लोग हैं उनके पास गया है। और ये भी बताया गया है कि अगर हम नीट UG के रिज़ल्ट्स की बात करें, UPSC के रिज़ल्ट्स की बात करें या फिर JEE के रिज़ल्ट्स की बात करें, तो इनके अंदर जो बल्क जो कैंडिडेट्स हैं जिसने क्वालिफाई किया है अंडर EWS कोटा, दे वर फ्रॉम बिलो 5 लाख इनकम लेवल। 8 लाख भी नहीं, 5 लाख इनकम लेवल से बिलो लोग ज़्यादा हैं जिन्होंने इस कोटा को अवेल किया है। तो यहाँ से ये स्टैंड क्लियर होता है गवर्नमेंट का कि जो इनकम क्राइटेरिया है इट इज़ वर्किंग वेरी वेल फॉर डिटरमाइनिंग द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कोटा। आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ सेंसस एंड NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से रिलेटेड है।
नाउ इससे पहले कि हम देखें कि इस न्यूज़ आर्टिकल में क्या गिवन है, पहले जानते हैं सेंसस और एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता क्या है। तो यहाँ पे हमें पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए, एनपीआर और सेंसस ये दोनों ही डाटाबेसेस बिल्कुल डिफरेंट हैं, दे आर नॉट सेम। हाउएवर द प्रोसेस ऑफ डूइंग एनपीआर एंड सेंसस इट बिगिन्स साइमल्टेनियसली। ये प्रोसेस इकट्ठा शुरू होता है, लेकिन ये दोनों ही डाटाबेसेस अलग अलग हैं। अगर सिंपल शब्दों में बात करें, सेंसस क्या है? सेंसस इज द, सबसे पहले सेंसस को समझते हैं। तो सेंसस बेसिकली इट कैरीज द वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया में रहने वाले लोगों के हर एक तरह के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर को सेंसस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जांपल उनकी डेमोग्राफी कैसी है, जो लोग हैं वो किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, लिटरेसी रेट क्या है, एजुकेशन स्टेटस क्या है, हाउसिंग किस तरह से हो रही है, हाउस होल्ड अम्यूनिटीज़ कैसी हैं, एंड सो ऑन, राइट। और ये हमेशा 10 ईयर के इंटरवल के बाद कंडक्ट किया जाता है। दिस विल इंक्लूड द इनुमरेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जितनी भी इंडिया की पॉपुलेशन है उसे यहाँ पे न्यूमरेट किया जाएगा। अगर हम इस साल के सेंसस की बात करें, सेंसस 2021, ये इंडिया का 16th सेंसस होगा, क्योंकि इंडिया का पहला सेंसस 1872 में हुआ था। तो 1872 के बाद सेंसस 2021 इंडिया का 16th सेंसस होने वाला है। लेकिन अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें, सो आफ्टर इंडिपेंडेंस सेंसस 2021 इट वुड बी द 8th सेंसस ऑफ इंडिया, राइट। ना क्वेश्चन ये है कि सेंसस की इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो बेसिकली इट एक्ट एज अ बेसिस फॉर रिव्यूइंग द कंट्रीज प्रोग्रेस इन पास्ट डिकेड। पिछले 10 सालों में कंट्री की जो प्रोग्रेस है उसको रिव्यू करने का एक अच्छा बेसिस बन जाता है। इट मॉनिटर्स द ऑनगोइंग स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड इवन हेल्प इन प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। ना अगर हम यहाँ पे एनपीआर की बात करें, विच इज़ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, सो इट इज़ अ रजिस्टर ऑफ यूजुअल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। उस कंट्री के अंदर यूजुअल रेजिडेंट जो भी हैं उन्हें अपने आप को रजिस्टर कराना होता है इन द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नाउ यूजुअल रेजिडेंट कौन है? यूजुअल रेजिडेंट वो है एनी पर्सन हु हैज़ रिजाइडेड इन अ लोकल एरिया फॉर पास्ट 6 months और मोर। Basically a person who intends to reside in that area for next 6 months or more, उसे हम कहते हैं यूजुअल रेजिडेंट। तो इस डाटाबेस को प्रिपेयर किया जाता है एट लोकल लेवल। लोकल लेवल पे विलेज और सब टाउन लेवल पे देखा जाएगा कि यूजुअल रेजिडेंट कौन है, ऐसा कौन सा पर्सन है जो कि पिछले 6 महीनों से इस पर्टिकुलर एरिया में रह रहा है, 6 महीने से ज़्यादा हो गए इस एरिया में रह रहा है। या फिर सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इन सब लेवल्स पे एनपीआर को रजिस्टर किया जाता है, यूजुअल रेजिडेंट्स को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। नाउ फ्रॉम योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट रजिस्ट्रार जनरल इंडिया। याद रखेंगे रजिस्ट्रार जनरल इंडिया ये नेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है एंड ही इज़ ऑल्सो द कंट्रीज सेंसस कमिश्नर। तो सेंसस कमिश्नर एज वेल एज नेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, ये दोनों ही कौन एक्ट करता है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ना अब समझते हैं इस न्यूज़ आर्टिकल में क्या कहा गया है। तो जो हमारा फर्स्ट फेज चल रहा था सेंसस का और जिसके अंदर एनपीआर को लेकर डिटेल्स को कलेक्ट किया जा रहा था, इट हैज़ बीन पोस्टपोन एटलीस्ट टिल सितंबर। तो सबसे पहली चीज़ हमारा सेंसस और एनपीआर डाटा कलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया गया है अप टिल सितंबर। देन यहाँ पे एक चीज़ जो डिस्कस हुई है इस आर्टिकल में, दैट इज़ अबाउट फ्रीजिंग ऑफ द बाउंड्री लिमिट्स। हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उनकी बाउंड्रीज़ को फ्रीज़ करना ज़रूरी होता है, स्पेशली 3 months प्रायर टू द एक्सरसाइज। जब सेंसस के लिए और एनपीआर के लिए डाटा लिया जाता है तो उससे 3 महीने पहले तक जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं इनकी बाउंड्रीज़ को फ्रीज़ करना ज़रूरी है, जिसे लेकर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आरजीआई ने दिसंबर में इन्फॉर्म किया है स्टेट्स को कि वो उनकी जो बाउंड्रीज़ हैं डिस्ट्रिक्ट्स की, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील, तालुकास, पुलिस स्टेशन, इन सब के बाउंड्रीज़ की जो फ्रीजिंग डेट है उसे पोस्टपोन कर दिया गया है टिल जून 2022। तो अगर आरजीआई के इस इशू को देखें तो मतलब अगर फ्रीजिंग जून 2022 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है
तो जो हमारी एक्सरसाइज है इसका मतलब उसके 3 महीने बाद हमारी एक्सरसाइज ऑफ कलेक्टिंग डाटा फॉर सेंसस एंड एनपीआर कैन कंटिन्यू। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि सितंबर के बाद से हमारा ये अगेन इस एक्सरसाइज को रिज्यूम किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट फेज़ है सेंसस का, जिसके अंदर हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस को किया जाता है अलॉन्ग विद अपडेटिंग एनपीआर। सो दिस वाज शेड्यूल्ड बिटवीन अप्रैल एंड सितंबर 2020, लेकिन इसे पोस्टपोन कर दिया गया था बिकॉज ऑफ पैंडमिक। जिसके बाद डेट दी गई विच वाज दिसंबर 31, 2020, जब तक कि जो हमारी स्टेट है या फिर कोई यूटी गवर्नमेंट्स हैं वो अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उसको नया बना सकता है, एक्सटेंड कर सकता है, उनकी जो बाउंड्रीज़ हैं उसे उसके साथ चेंजेस कर सकते हैं। और इसके लिए जो फ्रीजिंग लिमिट दी गई थी दैट वाज दिसंबर 31, 2020। फिर इस लिमिट को बढ़ाकर एक्सटेंड किया गया टू दिसंबर 31, 2021 और अब फ्रेश डेट आ गई है जून 30, 2022। सो अभी तक का जो डाटा मिला है फ्रॉम जून 2021, तो जो हमारे नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं दे हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 640 टू 736। सब डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो वो भी इंक्रीज़ हुए हैं। स्टेट्यूटरी टाउन का जो स्टेटस है वो भी इंक्रीज़ हुआ है। सेंसस टाउन्स भी इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन नंबर ऑफ विलेजेस डिक्रीज़ हुए हैं। हमें नंबर्स याद नहीं करने, ये सिंपल ट्रेंड हमें पता होना चाहिए। तो बेसिकली अगर हम सेंसस 2021 की बात करें तो जितने भी चेंजेस जनवरी 1, 2010 से लेकर जून 30, 2022 तक जो हुए हैं उन सब को किसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, सेंसस 2021, और इन सब को कंसिडर किया जाएगा टू फाइनलाइज द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। ये जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की लिस्ट बनाना, इसकी बाउंड्रीज को फ्रीज करना, इसे कहा जाता है सेंसस फ्रेम। बेसिकली इट इज़ कवरिंग द एंटायर एरिया without duplication of any administrative unit at any level. So that is it. तो इस आर्टिकल से हमें सेंसस और एनपीआर क्या होता है, फ्रीजिंग लिमिट्स क्या होती हैं, कब तक होनी चाहिए सेंसस से पहले पहले, सेंसस फ्रेम क्या है, इसका पता होना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट न्यूज़ राजस्थान से है। इट्स अबाउट कोल माइनिंग। तो राजस्थान को बेसिकली इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया है फॉर कोल माइनिंग एट परसा ईस्ट एंड कांते बेसिन ऑफ छत्तीसगढ़। ये वो एरिया है जहाँ से राजस्थान अपने थर्मल पावर प्लांट्स के लिए अब तक कोल लेकर आता रहा है ना। इस डेवलपमेंट के बाद राजस्थान गवर्नमेंट एक और रोड मैप प्रिपेयर कर रही है फॉर माइनिंग लिग्नाइट इन द बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। याद रखेंगे राजस्थान के अंदर बहुत ही कम कोल मिलता है, लिग्नाइट बेसिकली मिलता है, और वो लिग्नाइट सिर्फ और सिर्फ बीकानेर एरिया में मिलता है। तो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर गुधा वेस्ट के अंदर माइनिंग के इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसी के साथ साथ यहाँ पे माइनिंग भी की जाएगी और एक नया लिग्नाइट बेस्ड थर्मल प्लांट भी इसी की विसिनिटी के अंदर डेवलप किया जाएगा। और इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अगर एक जगह पे माइनिंग और साथ ही में पावर जनरेशन की जाए सो इट विल इंक्रीज द स्टेट्स पावर प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, एंड जिसकी वजह से स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो डिक्रीज होगा, एंड इट विल इंश्योर द यूटिलाइजेशन ऑफ लिग्नाइट इन राजस्थान। तो ये सारी चीज़ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर गुधा वेस्ट के लिए की जा रही है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, सेम बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में गुधा ईस्ट का जो एरिया है वहाँ पे नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है। तो राजस्थान एक तरह की कोल क्राइसिस सिचुएशन के अंदर है। हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इससे पहले भी पारसा ईस्ट और कांते बेसिन का जो कोल ब्लॉक्स हैं उसको फैसिलिटेट किया कि वो राजस्थान को कोल सप्लाई कर सकें, राजस्थान के जो पावर स्टेशंस हैं उन्हें कोल सप्लाई मिले। जो स्टेट है वो छत्तीसगढ़ से 2013 से कोल एक्वायर कर रही है, एंड अभी भी और अप्रूवल भी राजस्थान को मिल चुके हैं। बट जो क्राइसिस सिचुएशन है वो रिसेंटली राजस्थान में राइज हुई है, जिसको लेकर ये न्यू रोड मैप्स ऑफ गुधा वेस्ट इन बीकानेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान गवर्नमेंट प्लान कर रही है। तो यहाँ से मेनली हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट यही हो जाता है कि राजस्थान में लिग्नाइट क्वालिटी का कोल मिलता है। कहाँ से मिलता है? बीकानेर से मिलता है। आगे बढ़ते हैं, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ तेलंगाना से है। सो इंडिया की स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अगर हम बात करें तो उसके अंदर तेलंगाना फर्स्ट नंबर पे आया है
in the list of highest number of open defecation free villages. तो तेलंगाना के अंदर पूरे इंडिया भर में अगर हम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बात करें, विलेजेस की बात करें, तो सबसे ज़्यादा विलेजेस तेलंगाना में मिलते हैं जिन्हें हम ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस का टैग दे सकते हैं. सो अगर हम परसेंटेज देखें तेलंगाना में तो इट इज़ नियरली 96.74% विलेजेस जो कि कम्प्लीटली ओपन डेफिकेशन फ्री हैं, फॉलोड बाय तमिलनाडु जहाँ पे 35% विलेजेस ऐसे हैं, एंड देन कर्नाटका जहाँ पे 5% विलेजेस ऐसे हैं. आप इस परसेंटेज के अंदर डिफरेंस देखिए, तेलंगाना 96%, देन कम्स योर तमिलनाडु 35%, एंड आफ्टर दैट आता है हमारा कर्नाटका 5%. तो गुजरात की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि वो 17th पोजीशन पे है और गुजरात के सिर्फ 83 विलेजेस अभी ओपन डेफिकेशन फ्री लिस्ट में आए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे परसेंटेज 0.45% है. तो डेफिनेटली अगर हम परसेंटेज का डिफरेंस देखें या नंबर ऑफ विलेजेस की बात करें, सो तेलंगाना ने एब्सोल्युटली एक अचीवमेंट लिया है फॉर मेकिंग देयर 96.7% विलेजेस ओपन डेफिकेशन फ्री. तो यहाँ पे तेलंगाना गवर्नमेंट के एक्शंस को भी देखना होगा. सो तेलंगाना गवर्नमेंट ने अपना न्यू तेलंगाना पंचायत राज एक्ट लेकर आए थे, जिसका मेन एम था टू इंश्योर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस. और इसको लेकर तेलंगाना ने क्या किया, हर एक पंचायत में एक सेक्रेटरी को अपॉइंट किया, उसे पोस्ट किया, जिसका काम है ये देखना कि उस गांव के अंदर जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, जो उनकी क्लोज मॉनिटरिंग हो, उनकी स्मूथ एग्जीक्यूशन हो और लगातार हर एक वेलफेयर स्कीम की डिजिटल रिपोर्टिंग हो, ताकि तेलंगाना के विलेजेस में हमें गुड गवर्नेंस देखने के लिए मिले. एंड डेफिनेटली इसका रिजल्ट हमें इस ओपन डेफिकेशन फ्री लिस्ट में देखने के लिए मिल भी गया है. तेलंगाना गवर्नमेंट ने गार्बेज कलेक्शन के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस दिया और किस तरह से उससे साइंटिफिकली डिस्पोज करना है उसको लेकर यहाँ पे काफ़ी काम हुआ है. घर घर में गार्बेज बिन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया. सो तेलंगाना गवर्नमेंट का ये जो सक्सेस है, ये एक काफ़ी बड़ी चीज़ है जो हमें यहाँ पे नोट करनी होगी कि किस तरह से ग्राउंड लेवल पे अगर आप चेंज लेकर आएंगे, जो गुड गवर्नेंस पैरामीटर्स वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उसका रिजल्ट इतने बड़े नंबर पे आपके सेंटर की लिस्ट में देखने के लिए मिल रहा है कि स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन में टॉप किया है तेलंगाना ने. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू योर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी. सो वेस्टर्न घाट से 2 नए प्लांट स्पीशीज़ को डिस्कवर किया गया है. थिरुवनंतपुरम और जो वयनाड डिस्ट्रिक्ट्स हैं केरला के, वहाँ पे ही मेनली ये 2 हमें न्यू प्लांट स्पीशीज़ मिली हैं. तो पहली प्लांट स्पीशी जो हमें डिस्कवर हुई है वो आपको पॉनमुडी हिल्स, थिरुवनंतपुरम केरला में जो पॉनमुडी हिल्स हैं वहाँ की ग्रासलैंड से आपको पहली स्पीशी मिली है, जिसको कहा गया है फिम्ब्रिस्टाइलिस सुनेली. इसको नाम दिया गया है फ्रॉम द वेरी फेमस प्लांट टेक्सोनॉमिस्ट C.N. सुनील, जो कि रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और उन्होंने बॉटनी की फील्ड में काफ़ी रिमार्केबल काम किया है. ना इसके फीचर्स की बात करें तो ये एक पेरेनियल प्लांट है. 20 to 59 सेंटीमीटर्स टॉल इसकी हाइट हो सकती है. एंड इसको IUCN रेड लिस्ट के अंदर डाटा डेफिशिएंट की कैटेगरी के अंदर डाला गया है. सेकेंड प्लांट स्पीशी जो हमें मिली है दैट इज़ नियानोटिस प्रभुई. ये एक प्रोस्टेट पेरेनियल हर्ब है और इसे भी वेस्टर्न घाट से ही डिस्कवर किया गया है. वहाँ पे वायनाड के ग्रासलैंड्स चेम्बरा पीक पे हमें ये मिली है. इसका जो नेम है, ये एक सीनियर साइंटिस्ट जो कि CSIR NBRI लखनऊ में काम करते थे, एंड ही हैज़ डन रिमार्केबल रिसर्च ऑन फ्लावरिंग प्लांट्स इन वेस्टर्न घाट्स. सो KM प्रभु कुमार, उनके नाम पे इस स्पीशी को नेम किया गया है. सो नियानोटिस प्रभुई, इसकी जो हाइट है वो 70 सेंटीमीटर तक जा सकती है एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्ड पेटल्स हमें मिलते हैं जो कि पेल पिंक कलर के होते हैं. तो ये 2 नई स्पीशीज़ हमें वेस्टर्न घाट से नई डिस्कवर हुई हैं. नाउ ये क्वेश्चन हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखिएगा इन दोनों स्पीशीज़ के नाम. ये दोनों ही प्लांट स्पीशीज़ हैं जो कि आपको वेस्टर्न घाट से मिली है. आगे बढ़ते हैं. हमारी नेक्स्ट न्यूज़ अफ़गानिस्तान से है.
सो इंडिया ने अफ़गानिस्तान के लिए अपने ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोग्राम के तहत कल ही 500,000 कोविड-19 वैक्सीन को भेजा अफ़गानिस्तान अलॉन्ग विद द फूड एड वीट अफ़गानिस्तान पहुंचा। एंड इसके बाद इंडिया ने कमिट भी किया है कि वो 10 लाख डोजेज़ कोविड-19 वैक्सीन की अलॉन्ग विद वीट अफ़गानिस्तान पहुंचाएंगे, क्योंकि इस वक्त अफ़गानिस्तान काफ़ी वल्नरेबल पोजीशन में है। सो इंडिया विल हेल्प द पीपल ऑफ अफ़गानिस्तान। एंड इसको लेकर तालिबान की तरफ से एक और नया रुख आया है। तालिबान इज़ वेलकमिंग द कंट्रीज़, ऑल दोज कंट्रीज़ हु वांट टू रीओपन देयर एम्बेसीज इन काबुल। तालिबान से सेइंग दैट कि आप आइए अपनी एम्बेसीज खोलिए एंड वी विल इंश्योर द प्रोटेक्शन टू द डिप्लोमैट्स। तो वो इनकरेज कर रहे हैं दुनिया भर को कि वो काबुल में आकर अपनी एम्बेसीज को खोलें और डिप्लोमैट्स की प्रोटेक्शन तालिबान गवर्नमेंट अपने ऊपर ले रहा है ना। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अभी तक अपने डिप्लोमैट्स को वापस काबुल नहीं भेजा है। हाउएवर हमारी जो ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट है वो डेफिनेटली अफ़गानिस्तान तक पहुंच रही है। हमारी वीट, हमारी कोविड वैक्सीन, ये इवन पाकिस्तान के ज़रिए होते हुए, पाकिस्तान ट्रांसिट को यूज़ करते हुए अफ़गानिस्तान तक पहुंची है। एंड इंडिया इज़ डेफिनेटली इंक्रीजिंग इट्स टिल्ट टुवर्ड्स engaging with Taliban and helping Afghanistan through various international organizations like World Food Program. इन सब के तहत definitely India is tilting towards the Talibani government. However, India ने अभी तक अपने डिप्लोमैट्स को, अपनी एम्बेसी को काबुल के अंदर ओपन नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ इंडिया में एयर स्पोर्ट्स को लेकर है। गवर्नमेंट ने अपनी एक नेशनल एयरस्पोर्ट पॉलिसी ड्राफ्ट की है, जिसके तहत कंट्री के अंदर वो सारी एंटिटीज़ जो कि ये एयरस्पोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं अलॉन्ग विद देयर इक्विपमेंट, दे नीड टू बी रजिस्टर्ड एज वेल एज दे विल बी लायबल फॉर वेरियस पेनल्टीज़। ना इसको लेकर जो पॉलिसी ने प्रपोजल दिया है दैट इज़ विद द 2 टायर गवर्नेंस स्ट्रक्चर। इस 2 टायर गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर दे वुड बी एन एपिक्स बॉडी जिसे कहा जाएगा एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ASFI, एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, एंड द एसोसिएशन ऑफ एवरी एयर स्पोर्ट। इसके अंदर एरोनॉटिक्स, एरो मॉडलिंग, amateur built experimental aircraft, ballooning, drones, gliding, hang gliding, paragliding, microlighting, paramonitoring, skydiving, vintage aircraft। तो बेसिकली इंडिया के अंदर जितने भी एयर स्पोर्ट्स होते हैं वो सब किसके अंदर इंक्लूड होंगे, हमारी नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी के अंदर, और एक गवर्निंग बॉडी आ जाएगी विच इज़ कॉल्ड एज एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये जो एपेक्स गवर्निंग बॉडी बनाई गई है एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये ऑटोनॉमस बॉडी होगी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। एंड ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हमारे पास है फेडरेशन एरोनॉटिके इंटरनेशनल, वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी हमारी एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। ना इससे क्या होगा, इट विल प्रोवाइड अस गवर्नेंस ओवर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एयर स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग द रेगुलेशन, सर्टिफिकेशन, कॉम्पिटिशन्स, अवार्ड्स एंड पेनल्टीज। इसमें एक और चीज़ ऐड की गई है कि हर एक एयर स्पोर्ट अपने अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो उनके इक्विपमेंट्स के लिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्सोनल, ट्रेनिंग, इन सारे स्टैंडर्ड्स को ले डाउन करेगा और स्पेसिफाई करेगा वो सारे डिसिप्लिनरी एक्शंस जो कि लिए जाएंगे फॉर द नॉन कंप्लायंस और द इनेबिलिटी टू डू सो। और ये सारा पीनल एक्शन, ये सब कुछ कौन करने वाला है, हमारा एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। वो सभी लोग, वो सभी एंटिटीज़ जो कि एयर स्पोर्ट्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दे नीड टू रजिस्टर, और उनके जो की इक्विपमेंट्स हैं उन्हें भी रजिस्टर करवाना होगा। नाउ हमने हमारे कंट्री की अगर हम बात करें तो जो एयर स्पोर्ट्स हैं, ये सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी मेनली हमें हिमाचल प्रदेश में बीर बिलिंग में मिलती है, सिक्किम के गैंगटोक, हड़पसर इन महाराष्ट्र, वेगामॉन इन केरला, इन सबको कंट्रोल जोन डिक्लेयर कर दिया जाएगा फॉर एयर स्पोर्ट्स, और इंश्योर किया जाएगा कि इन सभी एयर स्पोर्ट्स के अंदर जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन रहें। और इसी के साथ साथ स्कूल और कॉलेजेस को इनकरेज किया जाएगा कि वो एयर स्पोर्ट्स को अपने करिकुलम में इंक्लूड करें, एंड जिससे कि उनको अपॉर्चुनिटी मिले कि वो ग्लोबल लेवल पे जो फेडरेशन एरोनॉटिके इंटरनेशनल है वहाँ पे जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके।
इस पॉलिसी के अंदर आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी बूस्ट दिया गया है। इसमें प्रमोट किया गया है कि इन एयर स्पोर्ट्स को लेकर डोमेस्टिक डिज़ाइंस बनने चाहिए। जो एयर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है इनकी डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होनी चाहिए। तो बेसिकली इससे क्या होगा, हमारी जो इम्पोर्ट ड्यूटी है इक्विपमेंट्स पे वो यहाँ पे डिक्रीज़ होगी, वेव ऑफ होगी। एंड यहीं पे जीएसटी काउंसिल को भी रिक्वेस्ट किया गया है कि जो जीएसटी रेट्स एयर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे किए गए हैं उनको 5% या उससे भी कम ब्रैकेट के अंदर डाला जाए, ताकि इंडिया भर में पूरा ये जो एयर स्पोर्ट्स है इनको एनकरेजमेंट मिल सके और हम ग्लोबल लेवल तक, ग्लोबल कंपटीशन तक जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। So Indian Navy is all gear up to hold its largest naval exercise, which is Exercise Milan. ये February 2022 में होने वाली है और इसके अंदर 41 कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया है और इसमें पहली बार यूएस को भी इनवाइट किया गया है। एक्सरसाइज मिलान ये एक बायएनुअल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है और ये 1995 से ही कंडक्ट हो रही है। पहले ये पोर्ट ब्लेयर में होती थी और अब इसको शिफ्ट कर दिया गया है टू विशाखापट्टनम। तो इसका जो मेन एम है दैट इज़ टू एनहांस द प्रोफेशनल इंटरेक्शन बिटवीन द फ्रेंडली फॉरेन नेवीज एंड टू लर्न द बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम ईच अदर। तो यहीं पे ये एक और चीज़ मेंशन किया गया है कि हमारी जो मालाबार एक्सरसाइज है जो कि इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है, और यहीं पे इसके बाद मालाबार एक्सरसाइज को भी मेंशन किया गया है। मालाबार एक्सरसाइज के लिए कहा गया है दैट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स नेवल एक्सरसाइज दैट इंडिया डज विद एनी अदर कंट्री। तो ये एक तरह की मल्टीलेटरल वॉर गेमिंग नेवल एक्सरसाइज है। इसकी शुरुआत हुई थी एज अ बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन द नेवीज़ ऑफ इंडिया एंड यूएस, लेकिन उसके बाद से इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्टिसिपेट किया। तो बेसिकली इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया ये पार्टिसिपेट करते हैं मालाबार एक्सरसाइज के अंदर। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये मालाबार एक्सरसाइज और अभी एक्सरसाइज मिलान फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन, स्पेशली जब जो चाइना है वो अपनी प्रेजेंस और अपनी एग्जिस्टेंस इंडियन ओशन रीजन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। और इसी के तहत उन्होंने म्यांमार में मिंग क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को भी डिलीवर किया है और इसी रेंज की जो पहली सबमरीन थी इट वाज गिवन बाय इंडिया। तो इसलिए जो नेवल एक्सरसाइजेज हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। यहीं पे मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस की भी बात की गई है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत जो मिलिट्रीज़ हैं वो अपनी मैरीटाइम इंफॉर्मेशंस को शेयर करती हैं विद द फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ सो दैट दे क्रिएट दिस मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इन द इंडियन ओशन रीजन। तो इंडिया के लिए इंडियन ओशन रीजन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए ये सारी कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पे एक्सरसाइज करती रहती हैं ताकि ये चाइना की जो एग्जिस्टेंस है, डोमिनेंस है, उसे वक्त आने पर काउंटर कर सके। आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली गुजरात के अंदर वाइब्रेंट गुजरात समिट होने वाला है जनवरी 10 को, और जहाँ पे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबे भी विज़िट करने वाले हैं। ना ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि काला पानी डिस्प्यूट जो हमारा इस साल की शुरुआत में हुआ उसके बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, एंड काफ़ी थोड़ा सा एक तरह से स्ट्रिंजेंट टाइज आ गए थे इंडिया और नेपाल के बीच में। तो इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जा सकता है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल कि वो अपने इस कंट्रोवर्सी रिडन पेज को टर्न ओवर कर सकें और दोबारा से एक नई शुरुआत कर सकें। तो बेसिकली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का इस वाइब्रेंट गुजरात समिट में आना एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस रखता है, बिकॉज नेपाल के लिए काला पानी डिस्प्यूट के बाद इंडिया विजिट करना एक पॉजिटिव स्टेप माना जा सकता है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इस वीडियो लेक्चर में हमने आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है जो कि हमारे यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। I hope you guys enjoyed this lecture. So that is all from my side. Thank you very much. Thanks for watching Dronacharya IAS YouTube channel. Thank you.